जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पहले जितना भी चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन किए थे, 5 चैप्टर आपका गद्य खंड, 5 चैप्टर पद्य खंड का एक्सप्लेन कर लिए थे। हम लोग बेसिकली छठा चैप्टर भी गद्य खंड का कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर। तो उसी में हम लोग स्वदेश, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन किए थे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए थे, क्या अर्थ है स्वदेश की हर एक पंक्ति का। स्वदेश जो कि आपका काव्य खंड यानी पद्य खंड का जो चैप्टर है, जो कि बेसिकली एक कविता है। स्वदेश किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये रचना है। ये जो कविता है उसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखे थे। एक एक लाइन का क्या अर्थ होता है ये हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले जाके आप अपना हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। उस प्लेलिस्ट में आपको, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और आज की सेशन में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में, वो सभी क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं। एक एक करके एक एक क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं, कितने लिखे जाते हैं, कितना लिखना जरूरी है, कितना ज्यादा नहीं लिखना है, इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका जो हमारा 2026 के लिए जो आपका टारगेट है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो बच्चे हैं 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन का स्पेशल बैच है और एक कंप्लीट बैच है, जिसके अंतर्गत आपको सभी जो सब्जेक्ट है उसके सभी टॉपिक की आपको क्लासेस मिलेगी। प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। साथ ही साथ इसके साथ आपको मिलेगा हमारे रोशनी पब्लिकेशन के पब्लिकेशन एक्सपीरियंस का साथ मिलेगा, जिसमें हमारी बहुत सारी पुस्तकें, जो कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते रहते हैं, रोशनी पब्लिकेशन की लगभग सभी पुस्तकें जो कि आपका क्लास 10th के लिए, कैप्टन गोधली, कैप्टन पनोरमा, कैप्टन संस्कृत, हमारा जो आज का जो हिंदी से हम लोग देखेंगे कैप्टन गोधली से, ये आपका बुक है। आज हम लोग जितना भी आंसर देखेंगे, जो भी हम लोग देखेंगे, एक एक लाइन का जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे या फिर जो भी आंसर हम लोग लिखेंगे, वो सभी आंसर आपको हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली में देखने को मिल जाएगा। इस बुक में आपको जितना भी हम लोग आंसर आज डिस्कस करेंगे वो सभी आंसर मिलेंगे। इसके अलावा जो हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, हमने जो भी एक्सप्लेन में आपको बताया था कि एक एक लाइन का क्या अर्थ होता है, वो भी आपको संक्षिप्त में आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी समझ रहे हैं, आपका ये कंप्लीट बुक है, जिसके अंतर्गत आपको एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या क्वेश्चन आंसर मिलेगा, और उस क्वेश्चन आंसर के अलावा व्याकरण पोर्शन के जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको एक इस बुक में देखने को मिलेगा, जिससे आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो पाएगी। और 2026 में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट के साथ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर पाएंगे। तो आज के इस सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। गोधली क्लास 10th कक्षा भाग 2 होता है आपका, और कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन, ये हमारा पूरा बुक है। अगर आप लेना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके नजदीकी बुक स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन सीरीज के अंतर्गत ये सारी बुकें आती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आज के इस सेशन की शुरुआत करते हुए चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या है, ये जो हमारा शीर्षक है क्या है? स्वदेश। क्या है हमारा शीर्षक? है स्वदेश। स्वदेश क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो हमारे जो कविता लिखे हैं उनके बारे में हम लोग कवि परिचय भी हम लोग पिछले वीडियो में कर लिए, जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था इस पूरे पोएम को, एक्सप्लेन किया था इस पूरे पोएट्री को। तो उसी में हम लोग देख लिए थे बद्री नारायण चौधरी के द्वारा लिखा गया स्वदेशी जो कविता है, उसका जो शीर्षक क्या है? स्वदेशी ही है। तो इसका शीर्षक कितना सार्थक है, क्यों स्वदेश ही रखा गया इसका शीर्षक, तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या है? प्रस्तुत कविता का शीर्षक स्वदेश। आप इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं, स्वदेश एकदम सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि इस कविता में स्वदेशी लोगों को, स्वदेशी वस्तुओं से मानो नफरत हो गई है। अपने देश का नाम सुनकर यहाँ के लोगों को लज्जा अनुभव होती है। संपूर्ण कविता भारतीयों के स्वदेशी वस्तुओं से अलग दर्शाया गया, इसलिए इस कविता को स्वदेशी शीर्षक एकदम सही है। हम पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जो कि आपके गद्य खंड में भी हम जब बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे थे, या फिर आपके पद्य खंड में, तो शीर्षक से पहला क्वेश्चन है। गद्य खंड में हर एक चैप्टर में लगभग इसकी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते, वहां मैं आपको हमेशा बोलता हूं शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो छोटा हो, सुंदर हो, तथा अपने जो उसके जो संपूर्ण अध्याय, चाहे हमारे पूरी कविता को अपने अंदर समेटे हो।
इस पूरे कविता में हमारे स्वदेशी लोगों के बारे में बात हो रही है, स्वदेशी वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, लोग किस प्रकार अपनी स्वदेशी पना को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उसी पे बात हो रही है। तो स्वदेश इसका एक बहुत ही सार्थक शीर्षक है। क्या है? बहुत ही सार्थक शीर्षक है, क्योंकि इसमें स्वदेश के इर्द गिर्द ही पूरी कविता घूम रही है। स्वदेशी के इर्द गिर्द ही पूरी कविता घूम रही है। स्वदेशी लोग, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी आचरण, इन सभी पे भले ही कटाक्ष हुआ है, लेकिन बात स्वदेशी रूपी सब्जेक्ट पे ही हो रही है। तो आई होप आपको ये पूरा आंसर समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं, और अगर आप पूरे बुक का एक ही साथ आंसर लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के गोधली को परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। चलिए आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? पिछला बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसमें क्या है, कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। क्यों? क्योंकि भारत के लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं, धीरे धीरे विदेशी कल्चर जो है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। विदेशी रूल रेगुलेशन आ गया है, विदेशी रीति रिवाज हो गया है, हैलोवीन मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? हैलोवीन मनाया जा रहा है। पता नहीं क्या होता है इसमें, आपका 3-4 लोग भूत बनते हैं और भूत खेलते हैं। मतलब यहाँ क्या है, हैलोवीन मनाया जाता है। इसके बाद मेरी क्रिसमस होगा। तो बहुत सारे जो आपके अलग अलग जो विदेशी कल्चर है, उस तरह भारत में अडॉप्ट किया जा रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सभी चीजें भारत की विदेशी हो गई है। अब हमको भारत में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती। अब इसमें देखें, कवि अपने देश के बुद्धिजीवी और शिष्ट लोगों को अंग्रेजों की नकल करते देखते हैं। ये बहुत पुरानी कविता है, आपके अंग्रेज के टाइम की कविता है। उसे अपने चारों ओर अंग्रेजी ढंग के कपड़े, रहन सहन और चाल ढाल का ही बोलबाला दिखाई देता है। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। भारत की भारतीयता क्या है? भारत की भारतीयता हमारे स्वदेशीपन में, फिर से वही स्वदेशीपन में है कि हम जहां रहते हैं, हमारी जो सभ्यता है, जो सब संस्कार हैं, हमारी जो सुरीतियां हैं, जो हमारी रीति रिवाज है पुराने, उसको हम लोग पकड़ के चले। हम लोग भले दुनिया में कितना भी ऊपर उठे, लेकिन अपने जड़ों को पकड़ के रहे। ठीक है, पेड़ वही ऊंचा उठ सकता है जो अपने जड़ों को बढ़िया से पकड़ के रखे। ठीक है, अगर आप अपनी जड़ों को छोड़ देंगे तो आपका पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये आप पूरा आंसर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर है। तीसरे नंबर पे अगर चलने चाहें तो चलिए तीसरे पे चलते हैं। कवि समाज के किस वर्ग को आलोचना करता है और क्यों? कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? कवि का मानना है कि उत्तर भारत एक ऐसा समाज विकसित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में ही अपना शान समझता है। यानी कवि समाज के उत्तर भारतीय लोगों की आलोचना करता है। कवि समाज के उत्तर भारतीय लोगों की आलोचना करता है, भले ही इनका खुद जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहा? उत्तर प्रदेश में। यानी अपने ही प्रदेश के या फिर अपने ही क्षेत्रीय लोगों की ये आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करते हैं? क्योंकि वहां के लोग अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट और विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। यानी उत्तर भारतीय जो लोग हैं, कवि के अनुसार उत्तर भारतीय जो लोग हैं, वो विकास का मतलब खुद का विकास नहीं, बल्कि दूसरों को देख के वो जो कर रहे हैं, अंग्रेज जो कर रहे हैं, उसका कॉपी पेस्ट करना ही अपना विकास मान रहे हैं। यानी उनका विदेशी ठाटवाद, विदेशी रहन सहन, विदेशी जो भी बोलचाल है, उनको अपनाने में ही अपना विकास समझ रहे हैं। आगे अपना देश का नाम लेने में संकोच करते हैं और हिंदुस्तानी कहलाना हीनता की बात समझते हैं। अब क्या इसमें कह सकते हैं? यहाँ पे भी एक लाइन आता है कि यहाँ के लोग हिंदुस्तानी, भारतीय कहलाना, हिंदुस्तानी भी भारतीय कहलाना आप लिख सकते हैं, भारतीय कहलाना हीनता की बात समझते हैं। भारत के लोगों को भारतीय कहलाना एक हीन भाव से, मतलब देखिए उनको प्राउड नहीं होता अगर कोई उसको भारतीय बोलता है तो। इस तरह की भावना उनके अंदर अब पनप रही है। ये लोग झूठी प्रशंसा करके बहुत खुश होते हैं। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना कर गौरवान्वित महसूस करना अब अपने ही देश में प्रचलित हो गया। यानी वेस्टर्न कल्चर जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में जो लोग जा रहे हैं, वो उसे देखकर अपने आप को हीन समझते हैं। और जो लोग वेस्टर्न कल्चर जी रहे हैं, विदेशी ठाट बाट, जो भौतिकता से भरी जिंदगी जी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं?
वो खुद को एकदम सुप्रीम समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसी भावना को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि कटु आलोचना करते हैं, क्योंकि यह बात देश हित में नहीं है। ऐसा वर्ग अपने देश को पुनः अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी दासता के बंधन में बांधने को तैयार हो रहा है। आप अगर चाहें तो ये उत्तर भारत वाला ये आप मिटा भी सकते हैं, बाकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा आंसर समझ में आया होगा। कवि किनकी आलोचना करते हैं? वैसा लोग जो विदेशी या फिर पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, उससे ही सुप्रीम मान रहा है, उसको अपना कर खुद को सुप्रीम समझता है, खुद को उच्च श्रेणी का समझता है एवं भारतीयता होने से लज्जित होता है, ठीक है। अगर कोई उसे इंडियन कह दे तो उससे लजाता है, तो उसे उसकी जो है कवि बहुत कटु आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही कटु आलोचना करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा के बाद हम लोग चौथा पे बढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक आंसर ले लीजिए। 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसी तरह हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन डील करेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? कवि नगर, पहला कौन? नगर पे, बाजार पे और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? तो इसका आंसर में कब भारत के नगर और बाजार अंग्रेजी माल से भरे पड़े हैं, यानी अंग्रेजी माल वो वाला नहीं है। भारत के नगर, ये पुराने समय की कविता है, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ करता था तो उस समय कहते हैं कि भारत के जो नगर हैं और बाजार हैं वो अंग्रेजी माल से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोग वही लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या? भारत के लोग वही खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। भारत के लोग विदेशी लोगों के जो ठाट बाट हैं, विदेशी लोगों जो दिखावती ठाट बाट हैं, उनकी ओर ज्यादा आकर्षित होकर जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उसे खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब गांव और नगर के लोग स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और तिरस्कार करते हैं और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना गौरव की बात समझते हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि हमारा सारा धन धीरे धीरे विदेशी जा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। अब इसमें तीनों चीज आता है। पहला चीज क्या? भारत के नगर के लोग, क्या? नगर के लोग अंग्रेजी, नगर और बाजार यहाँ पे दोनों आ गया। नगर और बाजार क्या? अंग्रेजी माल से भरे पड़े हैं, यानी नगर के लोग और बाजार के लोग जो फिर बाजार में खरीदने जाते हैं वो क्या करते हैं? अंग्रेजी माल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी वस्तुओं यानी जो वेस्टर्न चीजें हैं उन सभी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने से बचते हैं या फिर लज्जित महसूस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? भारत का सारा धन, भारत का सारा पैसा, भारत का सारा रुपया कहाँ? विदेश में चला जाता है, विदेशी लोगों के प्रॉफिट में काम होता है और इस तरह भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट और विदेशी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। यानी इन तीनों को एक दूसरे से रिलेट किया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? अलग अलग। चलिए आगे बढ़िए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं आप, छोटा और पूरा चीज समझने वाला। एक गागर में आप सागर भरने जैसा आंसर लिखिएगा तो सुंदर भी लगेगा, पढ़ने में भी आसान होगा और देखने में लगेगा भी नहीं कि आपका कुछ छूटा भी है। कुछ भी नहीं छूटा है हमारा इस आंसर में, ठीक है। आई होप आगे बढ़िए हम लोग। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि की नेताओं के बारे में तो सबकी हुई। कवि का मानना है कि हमारे नेतागण तो खुद ही अंग्रेजों के रंग में रंगे हुए हैं, यानी हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अंग्रेजी रंग में खुद ही ऑलरेडी, मतलब भारत के लोगों की छोड़िए, हमारे जो नेता हैं जो स्वदेशी की मांग करते हैं, जो स्वतंत्रता की मांग करते हैं, क्योंकि ये जो कविता है आपकी कहाँ की है? पुराने समय की कविता है और जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसी समय की कविता है, स्वदेशी। तो उस समय के जो नेता हैं वो खुद अंग्रेजी पहनावा ढहनावा पे हैं। चलिए, उनकी अपनी धोती तो उनसे संभलती नहीं और व्यर्थ ही देश को संभालने की कोरी कल्पना करते हैं। इसमें आपका एक लाइन आता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनसो संभल सकत नहीं धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। इसमें कहते हैं कवि कि जिनसे धोती भी ढीली ढाली नहीं संभल सकती है वह देश को संभालने की बात करते हैं। क्या? जिनसे धोती भी नहीं संभल रही है उनकी, वो देश को संभालने की बात करते हैं। और कवि के कहने का भाव यह है कि इन नेताओं में ना तो प्यार की भावना है ना ही देश प्रेम की भावना है, वे अंग्रेज के पिछलग्गू बन गए हैं। यानी अभी के जो नेता हैं वो अंग्रेजों में यस सर,
यस सर, यू आर राइट सर, वेरी राइट। मतलब एक तो 3-4 वर्ड अंग्रेजी का सीख गए, उसके बाद अंग्रेज का पिछलग्गू बन गए हैं, जो अंग्रेज बोले वही सही, और खुद को नेता बोलते हैं। क्यों? धोती पहन के, वो भी उनसे बढ़िया से संभलती नहीं है। कि नेताओं की क्या धोती ढीली ढाली भी नहीं संभल सकती, और वो देश संभालने की बात करते हैं। कवि कहने का भाव यह है कि नेताओं में ना तो प्यार की भावना है, ना ही देश प्रेम की भावना है, अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता विलासी, स्वार्थी और अंग्रेजी के पोषक है। आई होप समझ में आ गया। 5वां के बाद 6ठा चलेंगे हम लोग। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? डफाली किसे कहा है? डफाली वैसे व्यक्तियों को कहा है जो अंग्रेज का विरोध करने के बजाय उसका और सपोर्ट करते हैं। आई होप इसका आगे हम लोग आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे आंसर इसका? कवि प्रेमघन ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने डफाली उन लोगों को कहा है जो अंग्रेजी का विरोध करने के बजाय उनका समर्थन करते हैं। इन लोगों का स्वाभिमान मर चुका है, पहली चीज। दूसरी, और देश प्रेम की भावना इनके सुखोपभोग की चमक दमक में पूर्णतया लुप्त हो गई। सुखोपभोग क्या मतलब? सुख के उपभोग में, यानी क्या है? एक तो देश प्रेम की भावना मर चुकी है, अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंग्रेज थोड़ा मोड़ा इसको क्या रोटी डाल दे रहे हैं, जिस तरह आपके घर के कुत्ते की तरह होती हालत। क्या है वो कर रहे हैं? सुख का थोड़ा मोड़ा उपभोग कर रहे हैं। भारत की जनता त्रस्त है, लेकिन ये क्या सुखोपभोग की चमक दमक में ये पूर्णतया लिप्त हो गए हैं, या फिर क्या पूर्णतया लुप्त हो गए। इसलिए कवि ने उन लोगों को डफाली कहा है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए फिरंगियों की, फिरंगी यानी कौन? अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा करने में मस्त हैं, अथवा किसी पद की प्राप्ति के लिए दिन रात उनकी खुशामद करते रहते हैं। तो इसी लोगों को क्या कहा है आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने? डफाली कहा है। इन ऐसे लोगों को डफाली की संज्ञा दी गई है। आगे हम लोग बात करेंगे, व्याख्या करें। जैसे ही व्याख्या आता है, हम पहले आपको सबसे पहला एक चीज बताते हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपका जो आगे आंसर आएगा वो आपका नहीं होगा। वहां पे सबसे पहले किसी में भी आए, पहला चीज ये डिसाइड कीजिए इसमें कि कहां से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो इसमें तो आपका क्या है? स्वदेशी से लिया गया है, स्वदेशी से लिया गया है। दूसरा चीज डिसाइड करना है लेखक कौन है। तो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी या फिर आपके प्रेमघन। प्रेमघन इनका हो सकता है उपनाम हो, ठीक है। तो लेखक और कहां से लिया गया है, ठीक है। किन्हीं में कहीं कहीं जैसे रसखान के पद या फिर आपके घनानंद के पद में 2 पद है, तो वहां पे भी आपको डिसाइड करना है किस पद से लिया गया है, सवैया है, सरोठा है, तो वो एक अलग चीज है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो ये 2 चीज ऐसे ही आप फाइंड करें। उसके बाद तीसरा चीज होता है लिखने के पश्चात, इतना लिखने के पश्चात आपको तीसरा चीज इसका अर्थ या फिर मीनिंग बताना होता है। तो इसका अर्थ या मीनिंग हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तीनों पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ होना चाहिए वो इन दोनों से रिलेटेड होना चाहिए। अब इन दोनों से रिलेटेड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को पता होता है कि गोधुली है हमारा, तो यहां से आपका शुरू होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य या पद प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के 4थे अध्याय, या फिर अध्याय का नंबर लिखना चाहें या फिर ना लिखना चाहें, पद्य खंड के अध्याय स्वदेशी, अध्याय शीर्षक स्वदेशी से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्वदेशी से लिया गया है। शीर्षक यहाँ पता चल गया, स्वदेशी से लिया गया है, जिसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इस लाइन के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि खत्म, इन दोनों का काम आपका खत्म। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक स्वदेशी से लिया गया है, जिसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इस लाइन के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि, उसके बाद यहां से पूरा अर्थ चेप देना है। प्रस्तुत पंक्तियां के माध्यम से कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतीयों के दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। क्या है लाइन? मनुज भारतीय देखी के हु सकत नहीं पहचान, यानी मनुज यानी मनुष्य, मनुज यानी मनुष्य, भारतीय मनुष्य को देखने के बाद कोई ये पहचान नहीं सकता कि ये भारतीय है। तो क्या है इसमें? क्या है? दूषित आचरण पर प्रकाश डाला है। क्यों? क्योंकि कवि का कहना है कि विदेशी शासन काल में लोगों ने अपनी पहचान
अथवा विशेषता भुला दी है। हमारा जो शासन जो अंग्रेजों के द्वारा चल रहा है, जो विदेशी शासन काल चल रहा है, इसमें क्या है, भारत के लोग भारतीयता को भुला दिए हैं। क्या वो भी वेस्टर्न कल्चर में ढल रहे हैं? अभी अगर कोई आके देख लेगा कि भारत जा रहे हैं घूमने और भारत आके देखेंगे, हे आर यू इंडियन, और मतलब क्या इंग्लिश, तो आप क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश मतलब वेस्टर्न पर्सन और इंडियन पर्सन को देख के उनके वेशभूषा, उनके पहनावा, उनकी भौतिकता भरी जिंदगी, उनकी जो विलासिता में जिस तरह वो लिप्त हैं अभी, इन सभी चीजों को देखकर उनको कोई पहचान नहीं सकता, यानी अपनी विशेषता पूरी भुला दी है। आदि काल से ही भारतवासियों की अलग पहचान थी, उनका अलग आदर्श था, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि सभी अपने ढंग के थे, किंतु इस पराधीनता के कारण, किसकी, इस पराधीनता के कारण, अंग्रेजों की गुलामी के कारण भारतीयों को यह विशेषता नष्ट हो गई है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई की पहचान नष्ट हो गई, अर्थात लोगों ने अपने आदर्श चरित्र तथा मानवतावादी विचार का त्याग कर दिया है और अपनी पहचान खो दी है। अपने हमारे जो आदर्श थे, हमारे जो अहिंसावादी आदर्श थे, हमारी जो पहचान थी, हमारी जो संस्कृति थी, इन सभी को हम लोगों ने खो दिया है। उसी पे कटाक्ष करते हुए लेखक कहते हैं कि मनुज भारतीय देख ही केहू सकत नहीं पहचान, यानी भारतीय मनुष्य को देख के कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये भारतीय मनुष्य है। चलिए अगला भी एक और व्याख्या है आपका, जिसमें आप देख सकते हैं, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इसमें भी आपका उसी तरह पूरे कविता में आपकी क्या है, स्वदेशी अपनाने के लिए जोर दिया गया है, जिसके लिए भारतीय लोगों पर कटाक्ष भी किया गया है आपका प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। इसमें भी आपका पहला वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक अध्याय शीर्षक स्वदेशी से लिया गया है, जिसका लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। फिर से क्लियर करके सुन लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक स्वदेश से लिया गया है, जिसके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रेमघन ने देशवासियों की हीन प्रवृत्ति का उजागर किया है। क्या किया है? कवि का कहना है कि लोग अपनी महान संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति, अंग्रेजी में रुचि ले रहे हैं, विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। कवि इस बात पर दुखी होता है कि जिस देश में ज्ञान, गरिमा तथा संस्कृति की महानता का गुणगान वेदों ने किया है, रुचिगृह सकल वस्तु देश, उस देश के लोग अपनी संस्कृति का त्याग करके विदेशी संस्कृति को अपनाना स्वीकार कर लिया है। कवि ने उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया है, एक कटाक्ष किया है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कोई बच्चा आप पे, मतलब कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसे डांट के समझाया जाता है, उस पर कटाक्ष करके समझाया जाता है। कभी कभी किसी बच्चे को आप देख सकते हैं, हम लोग जब बच्चे थे तो कभी कभी मास्टर साहब हमारे क्या करते थे कि अगर हम कुछ गलती किए हैं तो ऐसे सामने खड़ा करके बताओ तुम यहाँ गलती की हो, बाकी सब लोग कितना सुंदर है, तुम ही खराब हो, बहुत दिक्कत है, सारा गलती गिनवाते। तो इस पूरी कविता में प्रेमघन ने हमारी गलतियों को उजागर किया, उस समय की गलतियों को उजागर किया है हमारी, कि हम लोग किस तरह स्वदेश को छोड़ के जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आपके पाश्चात्य संस्कृति को जो फॉलो कर रहे हैं, वो कितना गलत है, वो किस प्रकार हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हमें, हमारे जो भारतीय लोगों को है वो पहचान नहीं पा रहे हैं। चलिए इसका भी आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी जो इस लाइन के माध्यम से लेखक कहते हैं कि भारतीय लोगों की पूरी जो रुचि है वो क्या, पाश्चात्य संस्कृति या फिर अंग्रेजी संस्कृति में ही हो गई है। वो पूरी अपनी सकल घर बनाना से लेकर आपके रीति रिवाज, आपके सभ्यता संस्कृति, उनकी रुचि वो पूरी बदल गई है और वो क्या हो गई है, अंग्रेजों की तरह ढल गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका शायद आखिरी क्वेश्चन है, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। अब इसमें क्या है, इसमें स्पष्ट करना है कि हमारे मत से, अब अपने मत से भी लिख दीजिएगा, पूरे स्वदेश की को पढ़िएगा। हमारा पिछला सेशन जो है एक्सप्लेनेशन वाला वो भी देखिएगा, ये तो आप पूरा देख ही चुके हैं और आगे है आप देखिएगा। हमारे मत से क्या है वो मैं दे देता हूं, और अपने अकॉर्डिंग अगर आपको और कुछ अच्छा लगा तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो हमारे मत से, चलिए, मेरे विचार से स्वदेशी की भावना 7वें दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुई है। क्यों? क्योंकि इस दोहे में कवि अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हैं। कवि कहता है कि भारत के लोग अब खुद को भारतीय कहे जाने पर लज्जा और संकोच अनुभव करते हैं। यानी स्वदेश में जो कटाक्ष हो रहा है, सबसे बड़ा कटाक्ष यहाँ हो रहा है
कि चलिए सब कुछ तो अपना लिए हैं, चलिए मान लिए कि आप विदेशी अपना लिए, विदेशी पहन रहे हैं, विदेशी संस्कृति है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे को सुप्रीम करके आप अपनी भारतीयता होने पे गर्व करने के बजाय, अपने भारतीय होने पे गर्व करने के बजाय भारतीय कहे जाने पे आप लज्जा और संकोच करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, नहीं नहीं हम भारतीय नहीं है। इस पे बहुत बड़ा कटाक्ष हुआ है और एक हीन भावना व्यक्त की गई है कवि के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से आपके 7वें दोहे में है। इतना ही नहीं, वे स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और तिरस्कार भी करते हैं भारतीय लोग। तो ये आपका सबसे बड़ा, मेरे विचार से जो स्वदेशी भावना 7वें दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें कटाक्ष बहुत ही तगड़े तरीके से हुआ। आई होप आपको पूरा जो क्वेश्चन है हम लोग आज देख लिए हैं, ये यहाँ पे पूरा खत्म होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये पूरा जो चैप्टर है हमारा रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधुली में, जो भी हम लोगों ने आज आंसर डिस्कस किया है, जो भी हम लोगों ने आज आंसर किया है, वो रोशनी पब्लिकेशन के आपको कैप्टन गोधुली इस बुक में आपको मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे भी है। हाँ, ये रहा क्लास 10th के लिए। इसके अलावा बहुत सारी बुक है हमारे पास जो कि हमारे पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। विगत 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए हमारी ये पूरी पुस्तकें हैं। क्लास 9th से लेके 10th 11th 12th तक है। 9th की बात करें तो 9th में भी अगर आपको है तो गोधुली पीयूषम यानी संस्कृत है। इसके अलावा आपकी वर्णिका संस्कृत का जो दूसरा हिंदी का जो दूसरा बुक होता है। 9th में अगर 10th में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश रीडर, इंग्लिश आपका पनोरमा वाला जो सेक्शन होता है, इंग्लिश पार्ट 2। इसके अलावा संस्कृत की बुक होती है, संस्कृत का भी जो द्रुत पाठाय होता है वो भी है, वर्णिका भी है। तो मतलब एक जो आपका लिटरेचर की जितनी भी बुक है वो भी सभी आपको मिलेगी। इसमें आपका क्या विशेषता है, वही मैं जैसे हमेशा बताता हूँ। क्या पहली चीज, आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे। हिंदी और संस्कृत में आपको क्या मिलेंगे, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत में इंग्लिश का आपको हिंदी मिलेगा, संस्कृत का आपको हिंदी मिलेगा। हिंदी में भी अगर जो पोएट वाला पार्ट होता है पद्य खंड का, उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। सभी बुक का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो सभी बनाया हुआ मिलेगा। सभी आपका बिल्कुल वेल एक्सप्लेन आदर्श आंसर, एक आइडियल आंसर कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, कहाँ से लिखना है, वो प्रॉपर करके आपको एक जगह दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो एसएसटी की बुक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ये सभी पुस्तकें भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे विद क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और आगे अगर हम बात करें तो आपका क्लास 12th के लिए भी, 11th और 12th के लिए कैप्टन दिगंत और रेनबो आपके लिए अवेलेबल है। और इन सभी के अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसको आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा, सभी पुस्तकों का संग्रह मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक भी है। हमारा क्वेश्चन बैंक भी आपको हमारे यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा आपका 2011 से लेके 25 तक का सारा क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग सेट है हमारा, वो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए चाहें तो ले सकते हैं। कम टाइम में अच्छे सक्सेस के लिए आपका क्या है, हमारे तरफ से जो क्रैश कोर्स लॉन्च होता है वो भी आप अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।